हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे। जो अरस्तू ने दास प्रथा के आधार पर राज्य में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में अपने चिंतन में बताया है। अब अरस्तू का मानना है कि उस समय जो यूनानी जो जगत था या यूनान का जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहाँ पर दास प्रथा जो थी वो उस सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक एक अंग के रूप में स्थापित थी। तो इसलिए अरस्तू ने दास प्रथा की बात की है, क्योंकि अरस्तु पिछले क्लास में हमने देखा था कि अरस्तु सीमित नागरिकता की बात करता है, और सीमित नागरिकता के साथ साथ उसने ये बताया कि जो लोग राजनीति के प्रति जागरूक हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी सहभागिता रखते हैं, जनमत संग्रह की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वही राज्य के नागरिक होंगे, बाकी सब गैर नागरिक होंगे। तो इसलिए अरस्तु ने एक ऐसी व्यवस्था की बात की है। एंटीफोन अरस्तु की दास प्रथा के बारे में कहते हैं कि दास प्रथा प्राकृतिक ना होकर परंपरागत है, और वह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु अरस्तु ने इसमें कुछ सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हुए दास प्रथा को न्यायोचित बताया है। उसने कहा है कि परिवार की व्यवस्था जो है वो सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता पर आधारित होती है। जैसे संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन है। ठीक है, तो इस आधार पर अरस्तु ने जो दासता के बारे में जो वर्णन किया है, उसका मानना है कि दासता जो है, दास प्रथा जो है वो प्राकृतिक है, और इसलिए अरस्तु का मानना है कि जो समाज में या सामाजिक व्यवस्था में दो प्रकार के लोग हैं। जैसे हम कहें कि स्वामी वर्ग है और दूसरा दास वर्ग है। अब स्वामी वर्ग जो है, जो स्वामी है, वो उसकी जो एक उपयोगिता है वो राज्य के लिए आवश्यक है, समाज के लिए लाभप्रद है, समाज कल्याण के लिए। जैसे हम कहें कि विवेक और बुद्धि का तत्व है, तो बुद्धि और विवेक के तत्व के आधार पर शासन प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दास प्रथा की बात की है। दूसरी तरफ अरस्तु कहता है कि एक तरफ तो बुद्धि और विवेक से युक्त लोग हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। वो केवल स्वामी की, या हम कहेंगे राजा की आज्ञा का पालन करता है, स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि हम दास और स्वामी की बात कर रहे हैं, और उसमें उतनी ही क्षमता है। ठीक है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं वो स्वामी हैं, और जो द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति हैं वो दास हैं। फिर दूसरी बात, अरस्तु कहता है कि जो स्वामी वर्ग है, स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। इसलिए दास प्रथा की जो सामाजिक व्यवस्था में आवश्यकता है वो न्यायोचित भी है। ठीक है, और दूसरी बात, अरस्तु का मानना है कि जो दासता है वो दासता जो है वो बौद्धिक और नैतिक गुणों के आधार पर, जब समाज में या सामाजिक व्यवस्था में बौद्धिक और नैतिक गुणों के आधार पर विकास होता है, तो इसलिए ऐसे जीवन को बनाए रखने के लिए और विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए दास प्रथा ज़रूरी है। फिर अरस्तु का मानना है कि जो दास प्रथा है वो नैतिक है। अब नैतिक कैसे है कि दास प्रथा प्राकृतिक है और नैतिक है, क्योंकि जो दास के जीवन के लिए भी आवश्यक है या अनिवार्य है ना।
दासता जो है वो एक जिसमें विवेक का कोई आधार नहीं है, ठीक है। और मगर दास का जो विकास है कहीं ना कहीं उसका जो उत्थान है वो क्योंकि स्वामी के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें भी वो विवेक के गुण या उसका कोई अंश जो है वो उसमें आ जाता है। इसलिए जो नैतिक उत्थान और व्यक्तित्व का विकास जो है वो इस आधार पर होता है। फिर जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत ही स्थायी अंग है अरस्तु के अनुसार दासता। इसलिए भी अरस्तु का मानना है कि जो दास प्रथा है, जो दासता है, वो न्यायपूर्ण है राज्य के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए। क्योंकि उस समय की जो यूनानी जो जगत था या यूनान के जो नगर राज्य थे वहाँ पर दास प्रथा क्योंकि पूर्ण रूप से संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी, इसलिए वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। फिर अरस्तु के अनुसार जो यूनान के नगर राज्य थे वहाँ दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी हुई थी। इस ऐसी स्थिति में दास प्रथा को यदि स्वीकार नहीं किया जाता उस समय की संदर्भ की परिस्थितियों में, तो वहाँ शक्ति संतुलन बिगड़ने का भी भय था या डर था। इसलिए अरस्तु ने अपनी यथार्थ और व्यवहारिकता के आधार पर, विवेक के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। इसलिए अरस्तु का मानना है कि दासता न केवल आवश्यक वरन सामाजिक अनिवार्यता भी है। फिर अरस्तु ने माना कि जो दासता जिनका कुछ प्राकृतिक रूप से दास होते हैं, कुछ कानूनी रूप से दास होते हैं। प्राकृतिक रूप से दास वो जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ है ना, और जिनका मानसिक विकास नहीं है, जो बुद्धिहीन है। और दूसरे दास वो जिनको युद्ध में पराजित किया जाता था। तो इसलिए अरस्तु जो है, वैसे अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं मानता, क्योंकि युद्ध हमेशा ज़रूरी नहीं कि न्याय संगत भी हो, है ना। युद्ध अन्याय पर नैतिक अनैतिक भी हो सकते हैं, अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं। इसलिए जो अरस्तु का मानना है कि युद्ध में हारे हुए बंदियों को तभी दास बनाया जाना चाहिए जबकि वो जीते हुए लोगों की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो या कमज़ोर हो। फिर अरस्तु के अनुसार जो सभी दास हैं उनको मुक्ति के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए, अरस्तु का मानना है। क्योंकि स्वामी के संपर्क में जब भी दास रहता है तो उसमें बुद्धि और विवेक के तत्व आते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ अरस्तु का मानना है कि यूनान निवासी जो हैं वो सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते हैं। तो फिर उसके साथ साथ अरस्तु का मानना है कि दासता जो है वो गुणों पर आधारित होती है, जन्म पर आधारित नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं कि दास का बेटा दास ही बने, है ना। उसमें विवेक का तत्व आ सकता है तो वो दास में नहीं गिना जाएगा। फिर अरस्तु ने गुणों के आधार पर जो दास की बात कही है और जो बुद्धि और विवेक के आधार पर जो स्वामी वर्ग की बात कही है, उसका मानना है कि गुणों के आधार पर दास और अदास में भेद करना कठिन है। अब दास प्रथा की कुछ कमियां हो सकती हैं अरस्तु के चिंतन में। जैसे हम कहें कि जो मानवीय समूह का जो एक विभाजन किया है अरस्तु ने, वो औचित्यपूर्ण नहीं है ना। वो विभाजन नहीं किया जा सकता है कि गुण और योग्यता के आधार पर एक उच्च वर्ग हो जाए, एक स्वामी वर्ग हो जाए, और गुण और योग्यता के आधार पर एक बुद्धिहीन और निम्न वर्ग हो जाए। उनमें कौन से गुण हैं, कौन से गुण उनमें नहीं हैं, तो ये इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित करना, ये प्राकृतिक रूप से और किसी भी रूप में ये सही नहीं है। फिर हम कहें कि
कार्ल मार्क्स ने भी तो बताया ना कि एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, लेकिन उसने क्या कहा है कि उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग का हमेशा शोषण करता है ना। तो अब गुणों के आधार पे इन्होंने बता दिया कि भाई ये दास है और ये स्वामी है, मगर गुण और योग्यता की दृष्टि से ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। फिर विभाजन का कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है कि किस आधार पर उन दो वर्गों का विभाजन किया जाए, है ना। तो व्यक्ति को इन दो वर्गों में से किस वर्ग में रखें, किसको स्वामी वर्ग में रखें, किसको दास वर्ग में रखें, है ना। प्रकृति ने अरस्तु का विचार यहाँ पर थोड़ा अव्यावहारिक है, क्योंकि प्रकृति जो बना रही है इस अरस्तु के अनुसार कि जो स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हैं, वो तो दास हैं, और जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं वो विवेक पे आधारित हैं, उनके वो स्वामी वर्ग में हैं। तो इसलिए ऐसा कोई यंत्र नहीं है मापने का, कोई मेजरमेंट नहीं है कि ये स्वामी है और ये दास है। इसलिए जैसे क्योंकि अर्थव्यवस्था, अभी पीछे हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्थायित्व अंग है दास प्रथा, तो जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखेंगे, जो आर्थिक शक्ति को धारण किए हुए हैं, धारित करे हुए हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, जो राज्य के में कोष को बढ़ाएंगे, है ना, ऐसे जो लोग हैं उनको केवल और केवल दास बता देना। इसीलिए प्रोफेसर मैकलेगन ने एक बहुत ही आलोचना करते हुए दास प्रथा अरस्तु की ये कहा है कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। अब वो कह रहे हैं कि जो शारीरिक श्रम करते हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो वो जनमत संग्रह की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ना राजनीति के प्रति उनकी कोई जागरूकता है, ना राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की वो कोई उन्हें समझ है, ना वो उसके प्रति उसमें सहभागिता रखते हैं। तो इसलिए अरस्तु ने जो श्रम को कहीं ना कहीं दंडित किया है, और जो ये दास वर्ग है समाज को जिस तरह से अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया है, उस आधार पर कभी न कभी जो परिवर्तन होगा वो इसी वर्ग से होगा, और वो परिवर्तन अराजकता की स्थिति में ले जाएगा, वो परिवर्तन राज्य को पतन की स्थिति में ले जाएगा। इसलिए उसका जो परिणाम होगा वो बहुत सही नहीं होगा। इसलिए प्रोफेसर रास ने इस संदर्भ में कहा है कि अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है वह है मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। तो इसलिए अरस्तु का जो ये विचार है ये कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति सामाजिक परिवेश में करता है। फिर अरस्तु कहता है कि स्वतंत्रता और समानता की जो धारणाएं हैं उनके अरस्तु का जो दास प्रथा है इसके भी विरुद्ध है ना। मानव समाज में एकता, स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाएं नहीं स्थापित हो पाएंगी इस तरह की दास प्रथा से। फिर अरस्तु का मानना है कि जो दासता है वो कहीं ना कहीं अरस्तु की जो दास प्रथा है उसके विचारों में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है कि दास जो हैं वो शारीरिक दृष्टि से विकसित हैं और लेकिन बौद्धिक दृष्टि से उनमें विवेक और ज्ञान का अभाव है ना। तो इसलिए पर वो ये भी कहता है कि जब वो ये भी स्वीकार करता है कि स्वामी के संपर्क में आने से दास जो है उनमें भी विवेक और बुद्धि के तत्व जागृत हो जाते हैं, तो फिर उन्हें दास बनाने की कहाँ ज़रूरत थी, है ना। इसलिए उनको कुछ और नाम भी दिया जा सकता था। फिर कहीं ना कहीं अरस्तु की जो दासता है वो जातिगत भी दिखाई देती है, और कि युद्ध में जो बंदी बनाए गए हैं उन्हें दास बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कौन दास हैं। अब यूनान में कोई दास हो नहीं सकता है। तो ये जो आधार है वर्तमान के संदर्भ में अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करें और प्रजातंत्रीय व्यवस्था में अगर हम इस दासता का विश्लेषण करें तो ये है बिल्कुल ही एक काल्पनिक सी विचार और विचारधारा लगती है। तो इसलिए दास प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं
हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। किस तरह से इसका औचित्यपूर्ण या इसकी औचित्यता क्या है, इसकी वैधानिकता क्या है, और उन व्यवस्थाओं को उस राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से तर्क के आधार पर इस दास्ता को स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद।